हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रन एकेडमी। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमारी थ्योरी खत्म हो चुकी है, तो अब टाइम है एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने का। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। Electrolysis of a molten lead bromide is considered to be a reaction in which the oxidation and reduction goes side by side, that is a redox reaction। आप भी जानते हैं कि जब हम लेड ब्रोमाइड के बारे में बात करते हैं तो जब ये डिसोसिएट होता है, स्प्लिट होता है, तो वो होता है Pb2 पॉजिटिव और साथ में Br नेगेटिव के अंदर, और इसके दो बेसिकली नेगेटिव आयंस हमें मिलते हैं। अब ये जो आपके पास लेड 2 पॉजिटिव आयन है इसको हम कहेंगे कैटायन, और ये जाएगा मेरे कैथोड के पास। और जैसे ये मेरे कैथोड के पास जाता है तो ये क्या करेगा, ऑब्वियस है कि ये मेरे कैथोड से इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा या डिस्चार्ज हो जाएगा आपका, क्योंकि यहां पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस हो रही है, इसलिए हम इसको रिडक्शन कहेंगे। और Br नेगेटिव के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये है मेरा एनायन जो कि एनोड के पास जाएगा, और जैसे ही मेरे एनोड के पास गया तो ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस एनोड को दे देगा। तो यहां पर क्योंकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस कर रहा है इसलिए यहां पे ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करेगी। तो कहने का बहुत सिंपल मतलब है कि जब आपके कोई भी पर्टिकुलर हम मोल्टन स्टेट के हैलाइड के बारे में बात करते हैं तो वो स्प्लिट होता है। स्प्लिट होने के बाद उनके आयंस बनते हैं, एक जाता है कैथोड के पास, एक जाता है बेटा हमारे एनोड के पास। और कैथोड और एनोड के अंदर हमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए कहा जाता है कि ये एक तरह से रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। आई होप आपको पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब प्रॉपर एक बार इसका आंसर भी यहां पे देख सकते हो। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बाकी रिएक्शन में आपको दिखा चुका हूं। फिर कहता है कि द ब्लू कलर ऑफ द एक्वस कॉपर सल्फेट फेड्स व्हेन इट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। बिल्कुल सही है। अगर आपने मेरे वो वीडियो को देखा है जहां पे मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस बताई थी एक्वस कॉपर सल्फेट की, तो उसमें मैंने आपको दो तरह के वीडियोस अपलोड करी थी। एक वीडियो के अंदर था विद एक्टिव इलेक्ट्रोड्स और एक था विद इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। सो यहां पे जब हम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स के बारे में बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की। और हमने आपको बड़े साफ साफ ये अक्षरों में ये बातें समझाई थी कि यहां पर हमारे पास एक्चुअली में जब हम कॉपर सल्फेट के बारे में बात करते हैं तो पहली बात तो ये कि इसके अंदर पानी भी है, थोड़ा सा उसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 भी डाला जाता है ताकि ये कैटलाइज हो सके। तो ये Cu2 पॉजिटिव और साथ में SO4 नेगेटिव के अंदर स्प्लिट होता है। इसमें जो आपका पानी था वो आपका डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव और साथ में OH नेगेटिव के अंदर। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था क्योंकि ये एक प्लैटिनम है तो प्लैटिनम में केस में ये खुद टेक पार्ट नहीं करेंगे आपके इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर। तो इसके अंदर जो कॉपर के आयंस होते हैं डिस्चार्ज होने की वजह से वो धीरे धीरे उनकी क्वांटिटी कम होती रहती है। और क्योंकि एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर Cu2 पॉजिटिव आयन की क्वांटिटी या कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही होती है, इसकी वजह से उसका जो कलर है वो फेड हो जाता है। लेकिन अगर इसी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स की जगह पे अगर मैं कॉपर इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करता तो उसका कलर बिल्कुल फेड ना होता, बिकॉज वो खुद टेक पार्ट करता है इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर, जिसकी वजह से जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वो हमेशा मेंटेन रहती है, इसलिए उसका कलर कभी फेड नहीं होता। आई होप आपको ये दो पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब आपको लेके चलता हूं अगले दो पार्ट्स की तरफ। अब हमें बात करनी है पार्ट सी एंड डी की। देखिए पार्ट सी में कहता है कि लेड ब्रोमाइड अंडरगोज electrolytic dissociation in the molten state but is a non electrolyte in the solid state। पहले तो आप ये प्लीज ध्यान से समझो कि जब हम लेड ब्रोमाइड के बारे में बात करते हैं तो ये एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड होने की वजह से जब मैं बात करता हूं एक लेड ब्रोमाइड की, मतलब हमारे पास Pb2 पॉजिटिव आयन है और Br नेगेटिव आयन है। तो क्योंकि एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन हमारे पास है तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में एक्ट करती है एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हम कहते हैं। और इस फोर्स की वजह से ये दोनों आपस में मिलकर एक आयनिक कंपाउंड क्रिएट करते हैं
और ये जो फोर्स आप देख रहे हो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। इसी वजह से इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पर ये दोनों आयंस एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते एंड इसी वजह से इलेक्ट्रोलिसिस टेक प्लेस नहीं कर पाती। लेकिन जब हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म होने की वजह से ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो इतना ज्यादा वीक हो जाता है कि आपके ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे पीबी ये जो Br2 आपके पास बनेगा मॉलिक्यूल, ये स्प्लिट होकर आपको Pb2 पॉजिटिव और Br नेगेटिव आयंस आपको दे देगा। अब क्योंकि अब आयंस जनरेट हो चुके हैं, सिर्फ इसी वजह से इसमें कंडक्शन टेक प्लेस करेगी। तो आपको यह बात समझनी कि कंडक्शन टेक प्लेस करने के लिए हमें आयंस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आयंस है ही नहीं तो कंडक्शन कहां से होगी, और एक सॉलिड स्टेट के अंदर हमें आयंस नहीं मिलते बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया। बाकी मैं आपको अच्छे से यहां पे दिखा देता हूं। ये सारा जो मैंने बोला है यहां पे आपका लिखा हुआ है, आराम से आप इसको नोट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं डी पार्ट की। तो डी पार्ट में कहते हैं एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन एंड नॉट बाय द कन्वेंशनल रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए पहली बात आपको बता दो कि एल्यूमिनियम हैव अ ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। मतलब ये कि जहां ऑक्सीजन को देखा नहीं उसके साथ एल्यूमिनियम मिलकर एक स्टेबल कंपाउंड बनना चाहेगा। तो जब भी एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमें मिलेगा। और तभी कहते हैं ना कि इन नेचर में जब भी मैं एल्यूमिनियम को देखता हूं तो वो ऑक्साइड की फॉर्म में हमें ज्यादा मिलता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसके साथ वो रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड क्रिएट कर लेता है और स्टेबल बन जाता है। और ये इतना ज्यादा स्टेबल नेचर का होता है कि इसमें से ऑक्सीजन को निकालना बाय विद द हेल्प ऑफ द कन्वेंशनल रिड्यूसिंग एजेंट। कन्वेंशनल कौन से होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की यहां पे बात हो रही है, हाइड्रोजन की बात हो रही है। तो इन कन्वेंशनल रिड्यूसिंग एजेंट से आप एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ती है। और मैंने इसके जस्ट जो लास्ट मैंने अभी जो इससे जस्ट पहले वीडियो मैंने अपलोड करी है उसमें मैंने आपको हल्का सा आइडिया दे दिया है कि कैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड से हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से। तो प्लीज वो जरूर देखना, वहां पे क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। बाकी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। अब हम बात करेंगे अपने ई पार्ट की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता था रेशियो ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म्ड एट द कैथोड एंड एनोड इज 2:1 बाय वॉल्यूम। ऐसा क्यों बोला जाता है? बहुत ही ज्यादा सिंपल है। पहले मैं आपको बता देता हूं बेटा कि एक्चुअली में ये देखिए, अगर H2O की मैं बात करता हूं तो ये स्प्लिट हो गया मेरे H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव के अंदर। इसको ध्यान से देखना मैं क्या कर जाऊंगा। ये OH नेगेटिव एक्चुअली में अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को देगा, जिसकी वजह से ये OH आपका क्रिएट होता है। अब एक और OH नेगेटिव अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को देगा, तब जाकर एक OH और क्रिएट होगा। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे इससे बनता है H2O प्लस एक ऑक्सीजन। अब ये जो सिंगल ऑक्सीजन है ये अकेला तो एग्जिस्ट कर नहीं सकता, तो इसको चाहिए एक और ऑक्सीजन जिसके साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट कर सके, और O2 क्रिएट होकर एज अ गैस आपको इवॉल्व होकर मिल जाएगा। लेकिन ये सब होने के लिए ये फिर से होगा, मतलब OH में से एक और OH में से एक और इलेक्ट्रॉन निकला, OH क्रिएट हुआ, फिर एक और H नेगेटिव में से एक और इलेक्ट्रॉन निकला, फिर OH निकला, वो दोनों कंबाइन होके बने H2O प्लस बना O। अब ये O और ये O आपस में मिलके बनेगा O2। तो आपने एक चीज देखी है कि एक O2 को बनाने के लिए कुल मिलाकर 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है। ठीक है, तो मतलब ये कि 4 OH, मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं कि 4 OH नेगेटिव आयंस जब अपने में से 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं तो उसके बाद आपको एक ऑक्सीजन क्रिएट होता है और साथ में 2 मॉलिक्यूल H2O के क्रिएट होते हैं। मैं जस्ट आपको भी समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा समझ जाओ मैं क्या कर रहा हूं। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसने तो अपने एनोड को दे दिया, तो और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से जितना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये एनोड को देगा उतना ही कैथोड को देना पड़ेगा। अगर कैथोड अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स देगा, किसको? अब हाइड्रोजन को दे रहा है, तो क्या होगा? ध्यान से देखना। अब मैं आपको इसका बना के दिखाता हूं। तो यहां पर जो H पॉजिटिव है उसने बेचारे ने एक ही इलेक्ट्रॉन को लेना है, जिसकी वजह से H बना। अब H अकेला रह नहीं सकता, तो एक H और प्लस एक इलेक्ट्रॉन और लेगा तो H बन गया, ये आपस में बन गया H2।
लेकिन अभी तो 2 इलेक्ट्रॉन का हिसाब हुआ है। ऐसे ही 2 और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक और H2 मॉलिक्यूल को क्रिएट करेंगे। तो आपने एक चीज गौर करी कि OH नेगेटिव आयन, 4 OH नेगेटिव आयन जब 4 इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्रिएट हो रहा है। वही 4 इलेक्ट्रॉन्स जब 4 हाइड्रोजन को H पॉजिटिव आयंस को दिया जाता है तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से यहां पर जब भी हमें मिलेगा तो 2:1 के रेशियो में हमें वो मिलता है। तो ये सारी कहानी है इसके रिलेटेड। बाकी मैंने यहां पे ऑलरेडी आपको लिख के दे दिया है, आप चाहें तो इसको अच्छे से एक बार रीड कर सकते हो। क्लियर जी, वेरी गुड। अगला आता है कि इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एसिडिफाइड वाटर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेफर्ड टू द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड फॉर द एसिडिफिकेशन। और सिंपल सा आंसर है, क्योंकि हमारा जो HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, वो वोलेटाइल होता है, वो पहले जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा एंड वी डोंट वांट दैट। एंड आई होप ये क्लियर है। आगे देखिए, उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा, अमोनिया इज अनआयनाइज्ड इन द गैसियस स्टेट बट इन द एक्वस सॉल्यूशन इट इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूं, तो मैं फिर से बता देता हूं। अमोनिया आपका एक कोवलेंट कंपाउंड है और कोवलेंट कंपाउंड होने की वजह से वो अपने गैसियस स्टेट के अंदर आयंस में स्प्लिट नहीं होगा, और क्योंकि वो अब आयंस में स्प्लिट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हम उसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक्वा सॉल्यूशन, अमोनिया जब भी पानी से मिलता है तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्रिएट करता है NH4OH। अब ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब अगर हम चाहें तो इसको डिसोसिएट करेंगे, और जब ये डिसोसिएट होगा तो NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव की टर्म्स में वो डिसोसिएट हो जाता है। हाँ ये वीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट इसलिए क्योंकि अगर आपके पास 100 NH4OH के मॉलिक्यूल्स हैं तो लगभग 5 या 10 आपके NH4OH नेगेटिव के आयंस बनेंगे, बाकी एज अ मॉलिक्यूल रहेंगे, जिसकी वजह से इसको एज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा गया है। आई होप यार ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। इसके अलावा ग्रेफाइट एनोड इज प्रेफर्ड टू इनर्ट। देखो लेड ब्रोमाइड के केस में जो ब्रोमीन गैस है वो इवॉल्व होती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा जो ब्रोमीन गैस है वो मेरे इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट करे, इसलिए हम ग्रेफाइट का प्रेफरेंस लेते हैं, क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है वो ब्रोमीन वेपर से अनइफेक्टेड होता है। आगे देखिए, फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। आपको मैंने इसका आंसर दिया हुआ है वहां पे। सिल्वर नाइट्रेट का इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट एज इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करूंगा तो रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होता है, मतलब जल्दी से सिल्वर के जो आयंस हैं वो मेरे कैथोड पे चिपकने शुरू हो जाते हैं, और फास्ट प्रोसेस होने की वजह से एक इवन और स्मूथ कोटिंग नहीं हो पाती, और इसी वजह से हम सिल्वर जो नाइट्रेट है इसका इस्तेमाल नहीं करते। बाकी मैंने आपके यहां पे लिख दिया है। फिर आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ लिक्विड बट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सारी कहानी यही है कि क्या ये डिसोसिएट होकर आयंस में बनता है कि नहीं बनता, और अगर ये डिसोसिएट होकर आयंस में स्प्लिट नहीं होता तो ये कंडक्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज कंडक्शन टेक प्लेस करेगी आपकी। और सारी बातें आप यहां पे देख सकते हो। आई होप आपको ये जो पार्ट अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूं। गुड। अब रह गया ये एक आखिरी पॉइंट, कहता है पोटेशियम इज नॉट एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन। ये सेम वैसे ही कि अगर सोडियम के लिए भी कोई पूछ ले, सोडियम और पोटेशियम जो है, अगर आपने जो सीरीज मैंने बताई थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आपको मैंने दिखाई थी, वो ऊपर कहीं लाई करते हैं, और जो आयन बहुत ऊपर लाई करता है वो हाईली रिएक्टिव नेचर का होता है, और हाईली रिएक्टिव नेचर होने के चलते जब भी हम उसको पानी में डालते हैं, चाहे वो पोटेशियम हो चाहे वो सोडियम हो, वो पानी के OH नेगेटिव के साथ जुड़कर हाइड्रोक्साइड क्रिएट कर देता है। तो इसकी वजह से हम उसको एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाते। जैसे कि पोटेशियम है, पोटेशियम को जैसे ही मैं H2O के साथ मिलाऊंगा ना तो एकदम से क्या होगा, अब प्लीज ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे मान लीजिए को कहता है कि यार KCl आपने यूज किया है, तो K और Cl जो है वो स्प्लिट होंगे, K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के अंदर, और पानी हो जाएगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव के अंदर। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये जो K पॉजिटिव है ये एक हाईली रिएक्टिव होने की वजह से OH से मिल जाएगा, जिससे KOH आपका तैयार हो गया, रह गया H पॉजिटिव। अब वो H पॉजिटिव जो है वो जाएगा मेरे केटायन के पास और हाइड्रोजन लिबरेट होगा, और जो क्लोरीन है, क्योंकि अगर किसी कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है
तो जो क्लोरीन है वो जाएगा मेरे एनोड के पास और वहां जाके Cl2 गैस ये एज ए लिबरेट हो जाएगा। सो कहने का मतलब ये है कि सिंपल सी बात यार, आप समझ सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये सब होता है और यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। बाकी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। गुड। अब हमने बात करनी है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद रेफरेंस टू द टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में अच्छी तरह बताया हुआ है कि सिल्वर प्लेटिंग ऑफ ए स्पून में हम क्या करते हैं, किसको एनोड लेते हैं, किसको कैथोड लेते हैं। अगर मैं कॉपर की प्यूरिफिकेशन के बारे में बात करता हूं तो क्या जो हमारे पास वो था ना प्योर कॉपर की स्ट्रिप, किसको लेते थे, ऑब्वियस है कि कैथोड को लेना पड़ेगा क्योंकि मैं कॉपर उसमें जमाना चाहता हूं। और जो इम्प्योर कॉपर का स्लैब है, जो थिक स्लैब होता है, वो एनोड की तरह रखा जाता था, आपका कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट यूज करते थे। तो ये सारी बातें हमने की हुई हैं। बाकी ये आपके सामने यहाँ पे आंसर है, ध्यान से आप देख लीजिए, लिख लीजिए और आपका हो जाएगा। ये जो थर्ड वाला ना कि एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, ये वो है जो हमने जस्ट इससे पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था। जो हैलाइड्स होते हैं ना मेरे, जैसे जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, अगर रिएक्टिव मेटल को अगर आपने एक्सट्रैक्ट करना है तो उनके हैलाइड से उनको एक्सट्रैक्ट करो। उसके अंदर आप 2 इलेक्ट्रोड डालो, एक वो जो इनर्ट हो और दूसरा आप आयरन का इस्तेमाल करो। और इसीलिए हम यहां पे फ्यूज सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोडियम क्लोराइड को एक्वस में नहीं कर सकते क्योंकि जो Na आपका पॉजिटिव बनेगा, हाईली रिएक्टिव इन नेचर, OH से मिलकर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से हम सोडियम को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। बट अगर आप सोडियम को एक्सट्रैक्ट फिर भी करना चाहते हो तो दिस इज द मेथड। मैं ऑलरेडी आपको इसके बारे में बता चुका हूं। आई होप ये समझ में आएगा। फिर कहते हैं राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड फॉर क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। देखिए ये रहे सारे रिएक्शंस, मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूं तो इसलिए मैं ज्यादा इसमें टाइम आपका नहीं लगाऊंगा, ठीक है। हाँ, एक चीज मैं जरूर इसमें करना चाहता था जो मेरे को एकदम से याद आया था कि यहां पर जब हम कॉपर की बात करते हैं तो इस कॉपर में से एक्चुअली में 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और क्योंकि कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इसलिए Cu2 पॉजिटिव आयन यहाँ पर क्रिएट होगा। बाकी जब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे तो आपके पास हाँ Cl, ये सब चीजें होंगी आपकी, ठीक है। ये सब ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया आपका। गुड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में कहते हैं ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो हाउ आयरन इज इलेक्ट्रोप्लेटेड विद कॉपर। देखिए मैं आपको ना ऑलरेडी वही बात वीडियो में हर एक की मैंने अलग अलग सेपरेट वीडियो इसलिए बनाई है ताकि मैं डिटेल में हर चीज समझा सकूं। आई होप मुझे शायद इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी आप देख सकते हो, ये मैं ऑलरेडी बताया था आपको कि जो स्पून है या आर्टिकल है जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हो उसको नेगेटिव चार्ज रखो, मतलब उसको कैथोड बनाओ, और जिसकी कोटिंग करना चाहते हो उसको आप अपना एनोड बनाएंगे। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर प्लेट में सारी बातें हमने की हुई हैं। कहते हैं विच सॉल्यूशन इज प्रेफर्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। हमेशा इलेक्ट्रोलाइट आप उस सॉल्ट का इस्तेमाल करोगे जिसकी कोटिंग करना चाहते हो, इसलिए कॉपर सल्फेट इसका सही आंसर है। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड टू द आयरन ऑब्जेक्ट एंड द कॉपर रोड। देखिए आयरन ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर कोटिंग की जो थिकनेस है वो बढ़ती जाएगी और जो हमारा कॉपर रोड है एज ए एनोड, क्योंकि वो एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है, अपने आयंस को क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट में भेज रहा है तो उसकी थिकनेस जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, मतलब वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी बातें जो है बेटा ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, एक बार प्लीज आप इसको पढ़ें और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यस। अब हम बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या कहता है, कहता है कि मेटल, ये जो एलिमेंट एक्स है वो एक मेटल है जिसकी वैलेंसी है 2, वाई की एक नॉन मेटल है जिसकी वैलेंसी है 3। राइट द इक्वेशन हाउ एक्स एंड वाई फॉर्म आयंस। देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि वो मेटल है तो वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा। पहले पार्ट की बात कर रहा हूं तो एक्स अपने में से जब, क्योंकि वैलेंसी 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को जब निकाल लेगा इससे बनेगा आपका X2 पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट, ठीक है। आप -2 जगह पे यहां पे भी लिख सकते हो बट मुझे ये थोड़ा समझाना इजी रहता है। Y नॉन मेटल है और नॉन मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन को लेना, तो Y क्या करेगा अपने अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, क्योंकि वैलेंसी 3 का मतलब है इसमें डेफिशिएंसी 3 इलेक्ट्रॉन्स की है और मेटल की वैलेंसी का मतलब होता है कि इसमें एक्सेस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इसका मतलब आउटरमोस्ट शेल में मतलब कितने डेफिशिएंट है या उसमें कितना एक्सेस है। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 ई नेगेटिव लिखा हुआ है ना, तो जिसकी वजह से y 3 नेगेटिव ये आपका आयन बन जाएगा। कहता है इफ y इज डाई एटॉमिक गैस, मैं इसको पहले बी पार्ट बना देता हूं यहाँ पे, ठीक है। y क्या है, डाई एटॉमिक गैस है।
राइट द इक्वेशन फॉर द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई टू फॉर्म ए कंपाउंड। ठीक है, एक्स एंड वाई टू फॉर्म ए कंपाउंड, एक्स एंड वाई टू फॉर्म ए कंपाउंड। ठीक है जी। तो वाई डाइटोमिक है, डाइटोमिक मतलब होता है कि दो मॉलिक्यूल से मिला हुआ एक कंपाउंड, तो डाइटोमिक ही आपका बना हुआ है। प्लस यहां पे बेटा हमारे पास एक्स है। अब इस एक्स को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास बनेगा, अब मेरे पास समझने की कोशिश करना प्लीज, वाई की जो वैलेंसी है वो 3 है और एक्स की जो वैलेंसी है वो 2 है। इसकी वजह से एक्स के नीचे पैरों में 3 आएगा और वाई के पैरों में 2 आएगा। बाकी इसको थोड़ा बैलेंस करना है तो यहाँ पे मैं 3 कर देता हूं। डायरेक्ट मेथड है ना, डायरेक्ट उसने कॉम्बिनेशन बोला, आपस में कंबाइन करना और इस तरह से आप इसको कंबाइन कर देंगे। कुछ भी नहीं था, मेरी बात समझ लिए। y2 जो आपको दिया हुआ वो तो आपको गैसियस फॉर्म में है, बट y की वैलेंसी क्या है 3 नेगेटिव, x की वैलेंसी क्या है 2 पॉजिटिव। इन क्रॉस नहीं करते थे, वैलेंसी इनके पैरों में आती थी, इसकी वजह से ये बनाया गया यहाँ पे, बाकी बैलेंस किया है इसको मैंने। अब हम बात करने लगे हैं यहां पर, if the compound formed between x and y is melted and an electric current passes through the molten compound, the element x जो कि पॉजिटिव आयन है can be obtained at cathode। ऑब्वियस है, कहां भागेगा, कैथोड पे तो भागेगा, और जो y है वो नेगेटिव, वो कहां जाएगा, एनोड के पास जाएगा, तो यहां पे आपका एनोड आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने फोर्थ क्वेश्चन का आंसर अपना देना था। क्लियर हो गया। चलिए अगला बेटा नेक्स्ट आता कि राइट एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन विच द एनोड डिमिनिशेस इन मास, जहां पे डिसॉल्व होता था। तो सबसे पहली बात आप बात कर रहे हो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल्स, तो ये मेरा पहला है। दूसरा था बेटा आपका जैसे कॉपर की रिफाइनिंग करी थी, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो ये 2 हैं, 2 मांगे, 2 मैंने लिख दिए। ठीक है, आगे सिक्स्थ वाले की बात करते हैं। सिक्स्थ वाले में क्या था कि व्हाट काइंड ऑफ पार्टिकल्स विल फॉर्म इन लिक्विड कंपाउंड विच इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखिए सिंपल सी बात है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं ना, देखिए जब हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं बेसिकली ये वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट है जिसके अंदर हमें आयंस नहीं मिलते, क्या मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो जिन पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स इसका सही आंसर है। ठीक है, कहता है HX एक वीक एसिड है, what particle will be present in its dilute solution apart from those of water। तो सिंपल सी बात है यार कि इसको तोड़ दो तो एक बन जाएगा बेटा आपका H पॉजिटिव और एक बन गया X नेगेटिव 1। ये आपका आंसर है, और मैं क्या कह सकता हूं। नेक्स्ट है केटायंस आर फॉर्म्ड बाय। अच्छा ये बताइए केटायंस कैसे बनते हैं, केटायंस क्या है, केटायंस आर द पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव क्या बनता है, व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंसी, तो लूज होंगे आपके, क्या आ गया, देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड एनायंस कब बनता है, जब उसमें आता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपको अच्छे से यहां पे करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा लॉस हो गया, गेन हो गया। फिर कहता है व्हाट आयंस मस्ट बी प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन ए पर्टिकुलर मेटल। वैसे तो इसका आंसर मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं कि आप वही व्हाट आयंस शुड बी प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में, ठीक है ना, इन सॉल्यूशन आप किसके आयंस रखेंगे, आप उस आप मेटल आयंस से रखेंगे। क्या रखेंगे आप यहाँ पे, मेटल आयंस। आप मेटल्स आयंस यहाँ पे रखेंगे और ये वो मेटल आयंस है जिसको आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी, मतलब आर्टिकल के ऊपर जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है ना, उसके मेटल आयंस प्रेजेंट होने चाहिए सॉल्यूशन के अंदर। ये है आपका क्वेश्चन का आंसर। सो अब हम आ चुके हैं अपने फाइनली आखिरी क्वेश्चन की तरफ। बाकी बेटा प्रीवियस ईयर है, मैंने आपको पहले बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इकट्ठे ही मैं एक एक करके चैप्टर वाइज अपलोड करता रहूंगा, क्योंकि अगर मैं सभी चैप्टर के प्रीवियस ईयर करने लग जाता तो ये वीडियोस ना बन पाती, इसमें बनने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए मैंने कहा कि एटलीस्ट इतना काम मैं कर देता हूं, बाकी क्वेश्चन के आंसर तो आपको मिल ही जाते हैं। सो अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर इज प्लेस्ड इन 4 डिफरेंट कलर्स, कलर सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, so they are KNO3, AgNO3, ZnNO3 whole twice and calcium nitrate. Which one of the solution will finally turn blue, finally turn blue, finally turn blue?
आंसर इज AgNO3। ये ना एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर आप वो सीरीज में बताई थी ना, सीरीज की अगर आप बात करते हो, तो अगर मैं कॉपर और KNO3 की बात करता हूं, तो मेरा कॉपर तब तक के को रिप्लेस नहीं कर सकता जब तक कॉपर के ऊपर लाई नहीं करता। उस सीरीज के अंदर जो ऊपर लाई करता है ना, वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। तो Ag जो है, AgNO3, इसको आसानी से बेटा डिस्प्लेस कर सकता है, और डिस्प्लेस करने की वजह से हमें मिल जाते हैं कॉपर के आयंस, जो NO3 के साथ भी आपके रिएक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो सॉल्यूशन है वो ब्लू हो जाता है। तो ये आपका सही आंसर है, AgNO3। हाँ, AgNO3 ये इसका सही आंसर बनेगा। सो आई होप फाइनली आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर बेटा अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस के जो एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन आंसर थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन और उनके आंसर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।